वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएलएड फर्स्ट टाइम के लिए जो आपका पेपर होता है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का। इसमें आपको देखेंगे, आपको बताएंगे कि विषय वस्तु क्या है इसमें, तो क्या क्या कंटेंट इसमें कवर किया गया है। फर्स्ट चैप्टर में कवर किया गया है शिक्षण का अर्थ और उसके उद्देश्य। तो इस पेपर में सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग जानेंगे, देन उसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है, देन शिक्षण के कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, देन इसके बाद मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग के बारे में बताया गया है, शिक्षण के सूत्र, प्रविधियाँ बताई गई हैं शिक्षण के लिए, शिक्षण की नवीन विधियाँ क्या हैं ये बताया गया है, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल बताए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में बताया गया है और शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रकार, विशेषताएं और निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव की सावधानियां बताई गई हैं। तो शिक्षण अधिगम के लिए क्या क्या सामग्री होती है, उसके प्रकार क्या हैं, देन उसके जो है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया गया है और संदर्भ सूची यहाँ पे लास्ट में बताई गई है। आइए स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर आ जाता है जिसमें शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य आता है। मीनिंग एंड एम ऑफ टीचिंग के बारे में यहाँ पर जानेंगे। शिक्षण यहाँ पर शिक्षा व शिक्षण विश्व में पवित्रतम तथा परावश्यक तथा परहिताय सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। यहाँ पे शिक्षण का कार्य अर्थ जानेंगे, व्यापक तथा संकुचित अर्थ जानेंगे, टीचिंग का क्या है, परिभाषाएं, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य और उसमें जो है क्या क्रियाकलाप है ये जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि शिक्षण का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ टीचिंग के बारे में अगर हम बात करें तो विद्यालयों में जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है या पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया है वो एक टीचर ही कराता है स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जो है अपने टीचर से सीखते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है ज्ञान का और पढ़ाई का, उसे हम शिक्षण कहते हैं, इसी को टीचिंग कहा जाता है। शिक्षण एक तरह से सामाजिक प्रक्रिया होती है, ये एक सोशल एक्टिविटी है, क्योंकि ये जो है एक सोशल एनवायरनमेंट में रहकर ही ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है। यहाँ पर एक टीचर के द्वारा व्यवहार में वृद्धि की जाती है स्टूडेंट के, और उसमें जो है स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं। एक टीचिंग के लिए जो है तीन तरह के जो है प्रमुख ध्रुव होते हैं, इसको त्रिध्रुवीय शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर पोलर प्रोसेस होता है जो कि एडम्स के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर एडम्स ने बताया कि तीन ध्रुव होते हैं शिक्षा में। पहला ध्रुव जो है शिक्षक होता है, टीचर, दूसरा शिक्षार्थी होता है, स्टूडेंट, और तीसरा यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी कि कंटेंट होता है या करिकुलम होता है। देन शिक्षक को दो ध्रुवी प्रोसेस किसने बताया है, तो जॉन डीवी ने कहा है कि यहाँ पर दो ध्रुव होते हैं, पहला टीचर हो जाएगा और दूसरा स्टूडेंट हो जाएगा। इस तरह से दो ध्रुवीय तथा त्रिध्रुवीय शिक्षण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर तीन ध्रुव जब होंगे तो उसमें करिकुलम एड ऑन हो जाता है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में। सामान्य अर्थ में अगर हम बात करें शिक्षण की, तो ज्ञान का आदान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। अगर हम किसी फैक्ट को बताते हैं स्टूडेंट्स को या ज्ञान देते हैं, किसी तरह का नॉलेज देते हैं, तो उसे ही शिक्षण कहा जाता है, उसी को टीचिंग कहते हैं। ये एक प्रोसेस होती है टीचिंग, जो कि स्कूल और कॉलेजेस में फॉर्मल तौर पर चलती रहती है। बाकी जो है मनुष्य अपने जीवन में लगातार सीखता रहता है। विद्यालय में छात्र अकेले ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि शिक्षक को अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कक्षा में विभिन्न क्रियाकलापों, शिक्षण अधिगम सामग्रियों तथा शिक्षण विधियों का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर एक शिक्षक जो है अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स को अपना ज्ञान डिलीवर करता है, चाहे वो किसी तरह की एक्टिविटी के थ्रू हो या टीचिंग मेथड्स के थ्रू हो या टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू हो। खेल विधि के द्वारा भी बच्चों को सिखाया जाता है, एक दूसरे से बातचीत करके भी बच्चों को सिखाया जाता है, क्वेश्चन पुटअप करके भी बच्चों को सिखाते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब भी करते हैं बच्चों को, स्टोरी टेलिंग मेथड के थ्रू भी सिखाया जाता है, टेलम का भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से शिक्षण देने के लिए बच्चों को कई तरह की जो है
सामग्रियों का यूज़ किया जाता है, कई तरह के मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जिससे कि उन छात्रों को जो है उनके विषय वस्तु को सिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह से यहाँ पर शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित होते हैं। टीचिंग और लर्निंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यहाँ पर शिक्षण तब तक अधूरा होता है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता ना उत्पन्न हो। तो एक टीचिंग जो है तब तक अधूरी होती है, एक ज्ञान दिया हुआ तब तक अधूरा होता है जब तक कि बच्चा उस ज्ञान को अपने रियल लाइफ में अप्लाई न कर ले। अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू वो जो है हर एक चीज़ में अपने ज्ञान को अप्लाई करता जाए, तभी एक जो है शिक्षण सफल शिक्षण बनता है। यहाँ पर टीचिंग को जो है जब बच्चा अपने रियल लाइफ में यूज़ करता है तब जो है कहा जाता है कि टीचिंग अब सफल हो गई है। यहाँ पे हम जानेंगे अब शिक्षण का व्यापक तथा संकुचित अर्थ। तो व्यापक अर्थ जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले। वाइडर मीनिंग ऑफ टीचिंग क्या होता है? तो शिक्षण का अगर व्यापक अर्थ हम जानना चाहें तो मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली यह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सभी तरह के व्यक्ति, वस्तु, वातावरण, साधन, माध्यम, घटनाएं व्यक्ति के जन्म से शुरू होती हैं और उसके मृत्यु तक उसे कुछ न कुछ सिखाती रहती हैं। तो ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया कि यहाँ पर जब इन्फेंट होता है बच्चा, तब से लेकर जो है अपनी मृत्यु तक वो बॉर्न टू टॉम की ये प्रोसेस होती है, लगातार चलती रहती है और बच्चा कुछ ना कुछ जो है सीखता चला जाता है। ये वो चाहे अपने परिवार से सीखे, विद्यालय से सीखे, समाज से, वातावरण से, उद्योग से, सिनेमा से, राजनीति से, कला से, साहित्य से। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेथड से बच्चा कुछ ना कुछ, मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता जाता है अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये जो एजुकेशन होती है बच्चे की या एक मनुष्य की, वो फॉर्मल भी हो सकती है और अनफॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जैसे जो एक प्रॉपर वे में रूल्स और रेगुलेशन के साथ में शिक्षा दी जाती है, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब है कि आप अपने फैमिली में कुछ सीखते हैं, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से कुछ कुछ सीखते हैं, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। देन यहाँ पर नैरो मीनिंग ऑफ टीचिंग को समझेंगे। शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या होता है? संकुचित अर्थ में अगर हम शिक्षण का मतलब देखें तो यहाँ पर बालकों को ज्ञान दिया जाता है, सूचनाएं दी जाती हैं, जानकारी दी जाती है और परामर्श दिया जाता है। तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट हुआ जिसमें ज्ञान प्राप्त जो है दिया जा रहा है बच्चों को, लेकिन इसमें सिर्फ हम नॉलेज देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, उन्हें किसी तरह की जानकारी होगी वो देंगे और उन्हें गाइड करेंगे। तो इस तरह से ये जो है संकुचित अर्थ हो गया यहाँ पर। यहाँ पर विद्यालय की शिक्षा आएगी, यहाँ पर क्लासरूम की शिक्षा आएगी। तो ये जो टीचिंग होगी वो जो है संकुचित अर्थ में आ जाती है। देन डेफिनेशन ऑफ टीचिंग की बात करेंगे। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं यहाँ पर, जिसमें से रॉयंस के द्वारा परिभाषा यहाँ पर दी गई है, जिन्होंने बताया है कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो रॉयंस के अनुसार बताया गया कि जब हम किसी तरह से दूसरों को सिखाते हैं तो उन्हें जिस तरह की हम डायरेक्शन देते हैं, उन्हें जिस तरह से हम जो है निर्देशित करते हैं, उसी पूरी प्रक्रिया को ही शिक्षण कहा जाता है, उसी पूरी प्रोसेस को टीचिंग कहा जाता है। देन जेम्स एम थाइन के द्वारा एक डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है, जिन्होंने समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि को कहा है। तो सीखने में जब हमारे लर्निंग में इन्हांसमेंट होता है तो उसी पूरी प्रोसेस को टीचिंग कहा है इन्होंने, जेम्स एम थाइन ने। देन यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं गुड टीचिंग की। तो इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ये हो जाती है कि एक अच्छे शिक्षण में, अच्छी टीचिंग में वांछित सूचनाएं दी जाती हैं। जो बच्चों को सूचनाएं चाहिए होती हैं वो सारी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है कि यह आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होती है तथा जनतांत्रिक होती है। तो इसमें डायरेक्शन दी जाती है बच्चों को, ना कि आदेश दिए जाते हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है इसमें, यानी कि बच्चा जो चाहता है, छात्र जो चाहता है, उसके अनुसार ही यहाँ पर उसे शिक्षण दिया जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है, इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो स्टूडेंट खुद मोटिवेटेड रहते हैं सीखने के लिए,
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर कि अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित होता है और प्रगतिशील होता है। तो यहाँ पर एक अच्छी टीचिंग जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में बॉन्ड को भी दिखाती है और उनके बीच में कैसी कंपैटिबिलिटी है उसे भी दिखाती है। देन उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो कोई भी ऑब्स्टिकल अगर है स्टूडेंट के मन में उनकी टीचिंग के लिए तो उसको दूर किया जाता है। उनकी लर्निंग से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको दूर किया जाता है यहाँ पर। देन छात्र हमेशा यहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे कि उनका माइंड जो है शार्प होता है। यहाँ पर बच्चों को मोटिवेटेड रखा जाता है, क्रिएटिव थिंकिंग कराई जाती है उनमें, और ये ध्यान रखा जाता है कि हर स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है यहाँ पर। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है जिससे कि किसी भी तरह का कंपैरिजन ना किया जाए स्टूडेंट्स के बीच में। देन यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है उद्देश्य क्या होता है एक अच्छी टीचिंग का। तो यहाँ पर अगर उद्देश्यों की बात करते हैं तो टीचिंग के उद्देश्य यहाँ पे हो जाते हैं कि एक अच्छे शिक्षण में ये चाहिए कि बच्चों को हम ऐसी नॉलेज दें जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें अधिकतम कुशलता के साथ में, योग्यता के साथ में। तो यहाँ पर वो कैपेबिलिटी बच्चे में बिल्डअप करनी है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर उद्देश्य हो जाता है कि सीखने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखना है स्टूडेंट्स को, और ताकि वो और सारे कार्यों में भी इन्वॉल्व रहें, मोटिवेटेड रहें हर चीज़ करने के लिए। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स की जो फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स हैं, उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उन्हें सही दिशा में ले जाना होता है ताकि उनका एक अपना दृष्टिकोण हो, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो हर चीज़ के लिए। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स को हमें वोकेशनल एजुकेशन भी देनी चाहिए जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो सके। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कि बच्चों में ऐसी क्षमताएं हमें विकसित करनी होती हैं जिससे कि वो नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को समझ सकें और उनका विकास हो सके। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है कि छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और तथा अपने परिवेश के प्रति जागरूक भी बनाया जाता है ऐसे शिक्षण में, क्योंकि स्टूडेंट्स जब अपने हेल्थ के बारे में जानेंगे तो उसे बैलेंस करके रखेंगे। हाइजीन के बारे में नॉलेज उन्हें होनी चाहिए और अपने एनवायरनमेंट के बारे में उन्हें नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि एक अच्छा जो है गाइडेंस देना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो इस कैपेबल बन सके कि उन्हें सही और गलत का रास्ता पता हो, सही और गलत में जो है डिफरेंस पता हो। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। इसमें हम अर्थ जानेंगे, आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है ये जानेंगे, संप्रेषण के घटक या इसके कारक के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे और प्रभावी संप्रेषण कैसे किया जा सकता है इसके तरीके जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन को। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है ये जानते हैं। तो जब हम आपस में कोई बातचीत करते हैं, संदेशों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे से, तो उसे ही संप्रेषण कहा जाता है, कम्युनिकेशन किया जाता है, कहा जाता है। यहाँ पे जैसे ये समझिए कि दो लोग हैं, आपस में कोई बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं या लिख के कर रहे हैं या गेस्चर्स के थ्रू कर रहे हैं, तो वो सारी जो कम्युनिकेशन, वो सारा जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर वास्तविक अर्थ की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति द्वारा जब दूसरे व्यक्ति को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है या किसी तरह की डायरेक्शन दी जाती है तो उसे हम, और वो उस अर्थ को सही तरीके से समझ रहा है तो उस रूप को ही संप्रेषण कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। ये आंग्ल भाषा का शब्द है यहाँ पर कम्युनिकेशन, उससे लिया गया है संप्रेषण को। तो लैटिन शब्द जो है यहाँ पर कम्युनी से इसका निर्माण किया गया है। आंग्ल भाषा का ये जो शब्द है कम्युनिकेशन, इसकी जो निर्माण हुआ है, इसका जो ये जो डिराइव किया गया है वो लैटिन भाषा की कम्युनी से किया गया है, जिसका सामान्य तौर पर अगर हम अर्थ देखना चाहें तो यहाँ पर विचारों, भाषाओं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। तो यहाँ पर संप्रेषण का अगर हम अर्थ जानना चाहें तो ये सम तथा प्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का मतलब होता है भली भांति या भली प्रकार से, और प्रेषण का मतलब है भेजना। तो यहाँ पर जब संदेशों को सही तरीके से भेजा जाता है तो उसे ही हम संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर पॉल लिंक्स के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है
जिसमें उन्होंने बताया है कि संप्रेषण एक तरह से वो प्रोसेस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं और वह अपने थिंकिंग का, अपने थॉट्स का, फैक्ट्स का, अपने फीलिंग्स का या फिर किसी तरह के जो है इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं और एक दूसरे से जो है यहाँ पर ये जो बातचीत होती है उनकी, वो यहाँ पर जो प्राप्त कर रहा है, जो इन सारे निर्देशों को प्राप्त कर रहा है, वो उसी अर्थ में ले रहा है या नहीं, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है और इस पूरे प्रोसेस को जो है संप्रेषण कहा जाता है, कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बातचीत होती है या जो फैक्ट्स, जो आइडियाज़, जो फीलिंग्स को शेयर किया जाता है, वो ज़रूरी है कि रिसीवर जो है उस तक उसी फॉर्म में पहुँचे जिस फॉर्म में यहाँ पर सेंडर उसे दे रहा है, पास ऑन कर रहा है इस मैसेज को। तो इस तरह से इस इंटरैक्शन को ही कम्युनिकेशन का नाम दिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि क्यों आवश्यकता होती है, क्या महत्व है संप्रेषण का। कम्युनिकेशन की नीड और इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो नीड क्यों होती है इसकी, इसके लिए हो जाता है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि इसमें छात्रों के पूर्व अनुभवों का ध्यान रखा जाता है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। निर्देश देने के लिए भी आवश्यकता होती है यहाँ पर, अच्छी योजनाएं बनाने के लिए, किसी तरह का प्रोजेक्ट वर्क है उसके लिए ज़रूरी होता है संप्रेषण यहाँ पर। देन उचित पाथ प्रदर्शन के लिए ज़रूरी होता है, एक राइट डायरेक्शन देने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हो जाता है जनतंत्रात्मकता के लिए आवश्यकता होती है। क्लासरूम में ऊंच नीच की जो भावना है उसको यहाँ पर ख़त्म किया जाता है, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं शो किया जाता है क्लासरूम में बच्चों के लिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि बालकों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। तो जो भी कठिनाई बच्चे फेस कर रहे हैं उनके लिए उन्हें सॉल्यूशन दिया जाता है, उस कठिनाई को वहीं पे रिजॉल्व किया जाता है जिससे कि उनकी लर्निंग यहाँ पर इन्हांस हो सके। नेक्स्ट आ जाता है कि अधिगम में संप्रेषण का क्या संबंध होता है। अगर हम संप्रेषण का महत्व समझना चाहें तो महत्व यहाँ पर ये हो जाता है कि संप्रेषण कम्युनिकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है और एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर इंसान अपने सेंसेस का यूज़ करता है, आँख कान हाथ शरीर का, इन सारे अंगों का यूज़ करता है, तब जाके ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से संप्रेषण एक तरह से टीचिंग का ही एक भाग होता है, जहाँ पर एक टीचर ये देखता है कि किस तरह के निर्देश बच्चों को दिए जाने हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बच्चों से पुट अप किए जाने हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये जो पूरा टीचिंग का प्रोसेस होगा, वो बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर, उसकी प्रवृत्तियों को देखकर, उसकी ज़रूरतों को देखकर निर्धारित किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से उस विषय के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है स्टूडेंट्स को, जिससे कि उनकी लर्निंग यहाँ पर इन्हांस हो सके। तो ये जो है महत्व हो गया है एक टीचिंग में संप्रेषण का। तो टीचिंग में जो कम्युनिकेशन का रोल है वो एक प्राइमरी रोल हो जाता है यहाँ पर और एक एसेंशियल रोल हो जाता है। देन यहाँ पर फैक्टर्स आते हैं जो कम्युनिकेशन के होते हैं। सबसे पहले फैक्टर यहाँ पर हो जाता है कम्युनिकेटर। सबसे पहले एक प्रेषक होगा, देन वो मैसेज को भेजता है, देन ये सेकंड हो जाएगा, भेजता है मीडिया के थ्रू, और मीडिया के थ्रू जब भेजता है ये, तो ये अचीवर को भेजता है। अचीवर यहाँ पर रिस्पॉन्स देगा और वो रिस्पॉन्स जो है फिर कम्युनिकेटर के पास में पहुँचता है और ये यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा फीडबैक का। ये फीडबैक जो है अचीवर के थ्रू, रिस्पॉन्स के थ्रू कम्युनिकेटर तक पहुँच जाता है। तो ये इतने फैक्टर्स हो जाते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन में। सेंडर क्या होता है, प्रेषक क्या होता है, जो मैसेज को दे रहा है, जो उस संदेश को पहुंचाना चाहता है, उसे हम सेंडर कहते हैं। ये जो है एक फंडामेंटल फैक्टर होता है कम्युनिकेशन के लिए। देन मैसेज आता है। मैसेज का मतलब है कि वह कंटेंट जो हम डिलीवर करना चाहते हैं रिसीवर को, उसे हम जो है मैसेज कहते हैं। मीडिया का मतलब है एक ऐसा माध्यम जिसके थ्रू हम जो है अपने मैसेज को भेज रहे हैं। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फैक्स,
टेलीफोन, वीसीआर, ये सारी चीज़ें मीडियम का कार्य करती हैं यहाँ पर। देन अचीवर हो जाता है। अचीवर का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में रिसीव कर रहा है मैसेज को, उसे अचीवर कहते हैं। तो इसे ग्राही भी कहा जाता है। देन फीडबैक आता है। फीडबैक का मतलब हो जाता है कि ये जो है एक तरह से पुनर्बलन होता है। जो हम बात कहे हैं, जो मतलब सेंडर ने जो कम्युनिकेशन दिया है, जो मैसेज दिया है, वो रिसीवर तक, अचीवर तक उसी फॉर्म में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इस बात का जो है, इस बात की जानकारी हमें फीडबैक के थ्रू मिलती है। तो यहाँ पर फीडबैक होता है जिसको सेंडर भेजता है, रिसीवर भेजता है सेंडर के पास में। नेक्स्ट यहाँ पर सब टॉपिक आ जाता है काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर प्रकारों के का एक चार्ट दिया गया है। सबसे पहले शाब्दिक संप्रेषण आता है, वर्बल कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं। इसमें बोलचाल के लिए जो है बातचीत की हुई बोलचाल की भाषा में संप्रेषण किया जाता है। देन सेकेंड है यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण। यहाँ पर अशाब्दिक जो संप्रेषण है उसमें किसी भी तरह के वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें स्पर्श के थ्रू या छू कर विभिन्न तरह के तथ्यों को कम्युनिकेट किया जाता है, या फिर गेस्चर्स के थ्रू किया जाएगा, आँख से, मुद्रा से, इस तरह से, या वाणी या आवाज़ से किया जाएगा। इसमें शब्दों का यूज़ बहुत कम होता है। शाब्दिक संप्रेषण जो है वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। मौखिक का मतलब हो जाता है कहानियों के थ्रू, प्रश्नोत्तर के थ्रू, या फिर कुछ भी बोलकर। और लिखित का मतलब है कोई भी संप्रेषण, कोई भी कम्युनिकेशन जो लिखित रूप में हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन भी होता है। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है कि जब टीचर एक एक बच्चे से अलग अलग करके बात करता है, उसे टीच करता है, तो उसे जो है वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। कलेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? सामूहिक संप्रेषण किसे कहा जाता है? तो सामूहिक संप्रेषण का मतलब हो जाता है कि एक क्लासरूम में जिस तरह से बातचीत की जाती है उसको जो है सामूहिक कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर जो भी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है वो नॉर्मली हर एक बच्चे तक इक्वल करता है। तो वहाँ यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल को जो है ध्यान में रखकर कम्युनिकेशन नहीं किया जाता है। एक साथ हर एक बच्चे को पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पे। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को कलेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। देन यहाँ पर मेथड्स आ जाते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के, जिसमें उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। प्रभावी जो है संप्रेषण जो होता है वो किसी न किसी उद्देश्य से किया जाना चाहिए, एक पर्पज़ के लिए होना चाहिए। प्रेरणास्पद होना चाहिए। प्रेरणास्पद का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि इंस्पायर करने वाला कम्युनिकेशन होना चाहिए। बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि टीचर जो भी यहाँ पर कम्युनिकेट करे वो चाइल्ड को जो है दिमाग में रह के करे। चाइल्ड सेंटर्ड कम्युनिकेशन किया जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर प्रभावी शिक्षा बच्चों को दी जा सके। और सुनियोजित होना चाहिए, मतलब पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए कि क्या कम्युनिकेट करना है, वो तरीका भी होना चाहिए यहाँ पर। इस तरह से ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। थैंक यू एवरीवन।